नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के नियम क्या हैं, आयुर्वेदिक इलाज करने के फायदे क्या होते हैं, आयुर्वेदिक उपचार के प्रकार कौन कौन से हैं और आयुर्वेदिक दवा कैसे बनती है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवा लेने के नियम क्या हैं, आयुर्वेदिक दवा का असर कैसे होता है और क्या होता है। आयुर्वेदिक दवा में परहेज के साथ साथ आयुर्वेदिक इलाज की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इसीलिए ये वीडियो बेहद खास है। बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में अक्सर आप सुनते रहते होंगे, लेकिन पूर्णतः इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि आयुर्वेद क्या है, कैसे कार्य करता है। तो इसलिए ये सभी के लिए वीडियो बेहद खास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान है। यह स्वास्थ्य की एक ऐसी समग्र प्रणाली है जिसका प्राचीन काल से पालन किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियों या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषि आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित किया है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसमें दोष यानी कि देह द्रव जो शरीर को बनाते हैं, यानी कि जो भी पंच तत्व है हमारे शरीर में वो सही हो। अग्नि यानी कि पाचन और चयापचय की प्रक्रिया आपके शरीर में सही हो, जो भी खाते हैं अच्छे से हजम हो। धातु यानी कि शरीर के ऊतक सही हों। मल मूत्र, इसके अलावा क्रिया यानी कि शारीरिक कार्य, ये सभी जिसके अंदर संतुलित है और जो एक संतुलित मन और आत्मा के साथ खुश है, वही व्यक्ति स्वस्थ होगा। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है, जो कि आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञानवान ज्योतिष रहे हैं। आयुर्वेद इस विश्वास को मानता है कि उपचार का मार्ग शरीर और मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक उपचार में बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली और खान पान की आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही साथ दोषों में संतुलन बहाल करने के लिए शमन चिकित्सा यानी कि शांति या दर्दनाशक उपचार और शोधन चिकित्सा यानी कि शुद्धि उपचार भी किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक इलाज के संबंध में जो भी सवाल मन में आपके उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। तो पहला सवाल आपके मन में यही आता है कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेदा क्या है, ये सभी के मन में सवाल आता है। तो आयुर्वेद को चिकित्सा की सबसे प्राचीन और प्रमाणित उपचार प्रणाली माना जाता है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। स्वस्थ या फिर रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए आयुर्वेद का जो समग्र दृष्टिकोण है, उसकी किसी भी अन्य चिकित्सा विज्ञान से तुलना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति को रोग से बचाना और स्वस्थ बनाए रखना आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य रहा है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का दैवीय प्रचारक माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में उन्हें स्वास्थ्य और धन प्रदान करने वाले देवता का दर्जा प्राप्त है। आयुर्वेद इस तथ्य को समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य की ओर जाने का मार्ग भी अलग अलग होता है। आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानता है और इस आधार पर कार्य करता है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर और मन एक साथ मिलकर के बीमारी को दूर कर सकते हैं। यानी कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो बात आप कहते रहते हैं कि दवा सही नहीं है, दुआ भी जरूरी होती है। तो ये है दुआ क्या है, मानसिक बल बढ़ाना। यानी कि मन और दवा दोनों जब काम करता है, तब जाकर के मनुष्य का सही से इलाज हो पाता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। आयुर्वेद का इतिहास क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा और दुनिया में स्वास्थ्य सेवा की सबसे पुरानी प्रणाली है। यह एक निवारक और
उपचारात्मक दोनों प्रकार की विधियों से युक्त प्रणाली है जिसका प्रयोग 5000 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। मूल रूप से आयुर्वेद का ज्ञान याद रख करके पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के रूप में साझा किया जाता रहा। आयुर्वेद को चिकित्सा में 5000 साल पहले वेद नामक पवित्र ग्रंथ में दर्ज किया गया था। ये स्टार्ट वैसे ही हुआ जैसे आज हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आप अपने बच्चों को टीच करते हैं कि ये गलती मत करना बेटा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रकार से बाद में इसको लिखा गया। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपलब्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा की पुस्तकें न केवल विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश प्रदान करती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि समय के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे विकसित हुई। आयुर्वेद के बारे में वर्तमान ज्ञान मुख्य रूप से बृहत्यत्री नामक 3 महान ग्रंथों पर आधारित है जिनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय शामिल है। इन पुस्तकों में उन मूल सिद्धांतों और नियमों का वर्णन किया गया है जिनसे आधुनिक आयुर्वेद विकसित हुआ है। यानी कि आज का जो आयुर्वेद है समय परिस्थिति के अनुसार कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो वो भी बनता रहा है। अब आइए समझते हैं आयुर्वेद के नियम क्या हैं, यानी कि आयुर्वेदा के सूत्र क्या क्या हैं। मुख्य रूप से आयुर्वेद का सिद्धांत है कि लोग एक विशिष्ट अवस्था के साथ पैदा होते हैं जिसे प्रकृति कहा जाता है। यानी कि एक आपके शरीर की प्रकृति जो है निहित होती है। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप है तो जो हो गया वो रहेगा आपका ब्लड ग्रुप। आपका हाथ पैर जो भी है, आपकी बॉडी प्राकृतिक रूप से कफ की वाली बॉडी है, पित्त वाली है, वात वाली है, तो जैसी भी बॉडी है वो वैसी रहनी है। तो उसको समझ करके और उसका इलाज करना भी आयुर्वेद का ही काम है। गर्भाधान के समय स्थापित प्रकृति को भौतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के एक अनोखे संयोजन के रूप में देखा जाता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। जीवन भर व्यक्ति की अंतर्निहित प्रकृति समान रहती है। हालांकि व्यक्ति की प्रकृति दिन और रात, मौसमी बदलाव, आहार, जीवन शैली तथा विभिन्न आंतरिक, बाहरी और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती रहती है। आयुर्वेद बीमारी से बचाव पर बहुत जोर देता है। इसके लिए दैनिक और मौसमी आधार पर उचित आहार नियम के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह आयुर्वेद में मिलती है, जिससे व्यक्ति की प्रकृति में संतुलन बना रहता है और वो कभी भी प्रकृति में बीमार नहीं पड़ पाता है। जी हाँ, यही एक मूल जो है सबसे बड़ा है आयुर्वेदा का। अंतर्निहित प्रकृति समान रहती है सभी की। जैसे ही आप माँ के गर्भ में जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें, जैसे कि ब्लड ग्रुप हमने बताया, डीएनए बताया, ये सब चीज़ें एक बार निहित हो जाती हैं, वो नहीं बदलती हैं। बस अब उसको समझ करके आपको यहाँ आपके लिए क्या बेस्ट है वो समझना होता है, और इसमें आयुर्वेद आपकी मदद करता है। आयुर्वेद कहता है कि 3 गुण होते हैं जिनसे व्यक्ति की प्रकृति की विशेषताएं निर्धारित होती हैं। इन 3 गुणों को दोष कहा जाता है। इन दोषों को वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। तीनों गुणों के व्यक्ति के शारीरिक कार्यों पर विशेष प्रभाव होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 दोषों का एक नपातुला संतुलन है। व्यक्तिगत दोष लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ये व्यक्ति के भोजन, व्यायाम और अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं। विद्वानों का ये भी मानना है कि किसी दोष के संतुलन से उस दोष से संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण किसी अन्य दोष के संतुलन से पैदा होने वाले लक्षणों से अलग अलग होते हैं। कई कारक जैसे कि खराब भोजन, बहुत कम या बहुत अधिक शारीरिक या फिर मानसिक तनाव, केमिकल्स या फिर रोगाणु इत्यादि दोषों में असंतुलन का कारण बन सकते हैं। दोषों में संतुलन की तरह ही 7 धातु या सप्त धातु में एक संतुलित स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ये धातु शरीर की उत्तक प्रणाली है और 7 धातु में से प्रत्येक का परस्पर संबंध होता है एक दूसरे से। इनको रस धातु यानी कि प्लाज्मा और लसिका पदार्थ, स्तन ग्रंथियों और इनके तरल पदार्थ तथा मासिक धर्म प्रवाह से बना हुआ है। रक्त धातु यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के टेंडन से बना हुआ है। मांस धातु यानी कि मांसपेशियों और त्वचा से बना हुआ है। मेद धातु यानी कि वसा, संयोजी उत्तकों और त्वचा के नीचे के वसायुक्त उत्तकों से बना हुआ रहता है। अस्थि धातु यानी कि हड्डियों और दांतों से ये बना हुआ होता है। इसके अलावा मज्जा धातु यानी कि तंत्रिका उत्तकों और अस्थि मज्जा से बना हुआ है।
और लास्ट यानी कि 7वां है शुक्र धातु, यानी कि प्रजनन द्रव्यों से बना हुआ है ये, इसके नाम से ये सभी जाने जाते हैं। ये 7 धातु हैं। प्रत्येक धातु को पोषण, आहार, रस यानी कि पोषक तत्वों से मिलता रहता है, जो फिर अगले धातु को दिया जाता है। प्रत्येक धातु शरीर से विशिष्ट अपशिष्ट उत्पादों जैसे कि खराब सांस, आंसू, श्लेष्मा और पाचन पित्त को बाहर निकालता है, यानी कि ये शरीर से गंदगी को बाहर करता है। धात्वग्नि यानी कि चयापचय ऊर्जा में धातु अपने कार्य का फैसला करते हैं। जी हाँ, कौन सी धातु किधर जाएंगी ये भी फैसला हो जाता है और सही से, इसीलिए पाचन बहुत जरूरी होता है। पाचन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहीं से जो भी रस होते हैं खाने में वो आपके अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सभी धातु 3 में से किसी एक दोष द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। कफ दोष रस, मांस, मेद और शुक्र धातुओं को नियंत्रित करता है। पित्त दोष मज्जा और रक्त धातुओं को नियंत्रित करता है और वात दोष अस्थि धातु को नियंत्रित करता है। ओजस सभी धातुओं का अंतिम सार है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार भी है। यह शरीर के हर हिस्से में व्याप्त होता है। ओजस कम होने के कारण चिंता, भय, खुशी में कमी, खराब रंगत, संवेदी अंग में दर्द, दुर्बलता, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार जैसे लक्षण आपको होने लगते हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार के फायदे क्या हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आयुर्वेदा के फायदे क्या हैं? तो अब हम आपको इस पर विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जरूर, ताकि सभी को ये जानकारी होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आप घुमाएंगे लेकिन आज भी जो शोध चल रही हैं वो आयुर्वेदा से ऊपर नहीं जा पाई हैं। इन्हीं के आधार पर ही शोध कर रहे हैं और जो हमारे ऋषि महर्षि हजारों लाखों साल पहले आपको बता करके गए हैं, यानी कि 5000 साल पहले से हमारे पास ये धरोहर है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं अब हम सभी आयुर्वेदिक उपचार के फायदों के बारे में। वैसे तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे रोगों का निवारण हो सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज के कुछ विशेष फायदे भी आपको मिलते हैं। जैसे कि आयुर्वेद से लोगों को यह जानने में मदद मिलती है कि किस प्रकार का भोजन, रंग, सुगंध, आवाज और स्पर्श उनके शरीर और मन में संतुलन और सामंजस्य की स्थिति पैदा करता है। जब शरीर और मन सामंजस्य में होते हैं तो शरीर की सामान्य अवस्था बहाल होती है और यह स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य लाभ ये भी है कि इनमें कोई हानिकारक तत्व नहीं होते हैं और इनका उपयोग करना काफ़ी सुरक्षित होता है, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं झेलना पड़ता है। आयुर्वेद हजारों वर्षों से एक भरोसेमंद और प्रामाणिक उपचार बना हुआ है, इसलिए अन्य उपलब्ध चिकित्सा विकल्पों की तुलना में आयुर्वेद के पास रोगों के इलाज का सबसे अधिक अनुभव है। यह भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। जैसे आप पुराने से पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं नाम सुन करके कि ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं, वैसे ही हर चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुरानी है, इसलिए भी इस पर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है। आयुर्वेदिक इलाज के प्रकार क्या हैं, यानी कि आयुर्वेदिक उपचार के प्रकारों को हम सभी समझते हैं। अब आगे, आयुर्वेद अब सबसे अधिक मान्यता प्राप्त उपचार में से एक है। पूरी दुनिया में इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक रूप से अभ्यास किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज मान रही है कि आयुर्वेदा बहुत बड़ी चीज है और आयुर्वेदा से ही जीवन की रक्षा की जा सकती है हर प्रकार से। आयुर्वेद की कुछ प्रचलित तकनीक हैं, जैसे कि ध्यान, योग, जप, प्राणायाम, पंचकर्म और जड़ी बूटियां। जी हाँ, ये व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। चाहे आप आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वे निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अपनाते हैं आपके लिए, आपके स्थिति को समझ करके कि आपके पास क्या गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए। निवारक उपचार क्या होता है, अब आपके मन में सवाल ये आया होगा, तो ये दुविधा भी हम आपकी दूर किए देते हैं। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखने का प्रयास करता है। निवारक चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को परिभाषित करके दैनिक तथा मौसमी आधार पर नियम निर्धारित करती है। इस तरह से यह व्यक्ति के तीनों दोषों के संतुलन को समर्थन देने और उनको संतुलन में रखने, साधारण लैंग्वेज में कहें तो इसमें क्या किया जाता है, आपके
जब आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो आपसे पूछते हैं आपकी दिनचर्या के बारे में, और दिनचर्या में जो भी गलती होती है आयुर्वेद के नियम के अकॉर्डिंग वो आपको समझाते हैं, और उसका पालन करके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। यही है मेनली कहा जाए तो निवारक उपचार। जी हाँ, ये नियम आहार, व्यायाम से लेकर के हर्बल थेरेपी, मालिश, ध्यान, सामाजिक व्यवहार और सकारात्मक संबंधों तक सभी क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। यानी कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से आपको स्वस्थ बनाने का प्रयास करना ही ये कहलाता है आपके लिए निवारक उपचार। अब बात करते हैं उपचारात्मक इलाज के बारे में। ये भी आया, आपके मन में सवाल आया होगा। ये उपचार व्यक्ति को कोई बीमारी हो चुकी हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आइए कैसे समझते हैं इसको। एक या फिर अधिक का उपयोग करके कैसे आपको ठीक किया जाता है। यानी कि जब आप बीमार हो जाते हैं, साधारण लैंग्वेज में कहें तो उसके बाद आपको कोई दवा दी जाती है जिससे कि आपकी बॉडी फिट हो सके, उस बीमारी को दूर किया जा सके। तो ये उपचारात्मक हुआ, आप समझ चुके हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। आंतरिक उपाय जिसमें शोधन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि लिवर डिटॉक्स करो, फेफड़ों को डिटॉक्स करो, बहुत जरूरी होता है, किडनी को डिटॉक्स करो, बॉडी को डिटॉक्स करो, ब्लड को डिटॉक्स करो, और शमन यानी कि दर्द निवारक उपचार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं। इन्हीं तरीकों से आपका इलाज किया जाता है, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करके, जो भी गंदगी है, खराबी है बॉडी में, उसको बाहर निकाल करके। बाहरी उपाय स्नेहल यानी कि तेल से उपचार, जैसे कि बॉडी पर मालिश करना, स्वेदन यानी कि हर्बल भाप का उपयोग करके भाप चिकित्सा, और हर्बल पेस्ट के उपयोग इत्यादि से, यानी कि जैसे कि फेस पर आप जो क्रीम वगैरह लगाते हैं, जैसे कि खीरा लगाते हैं या कोई भी पील लगाते हैं जो कि नेचुरल होती है औषधि, तो उसको हम सभी कहते हैं हर्बल पेस्ट, जो कि आपके सुंदरता में अक्सर काम आता है, या फिर स्किन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो अक्सर ये इलाज काम में आता है। सर्जिकल तरीके, इनमें ऊतकों, अंगों और किसी भी हानिकारक शारीरिक वृद्धि को हटाना शामिल होता है, यानी कि सर्जिकल जो तरीका होता है इलाज का। मानसिक और आध्यात्मिक उपचार जिसे दिव्य चिकित्सा कहा जाता है। हर्बल उपाय जिनमें रस शास्त्र, अलग अलग हर्बल और सूक्ष्म मात्रा में धातु के मिश्रण का उपयोग शामिल होता है। आयुर्वेद में पंचकर्म सबसे महत्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया होती है। यह आयुर्वेद की एक शोधन प्रक्रिया है जिसमें शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर के त्रिदोषों में संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 5 क्रियाएं या फिर तकनीक अपनाई जाती है। पंचकर्म एक बहुत प्रभावी उपचार विधि है। हालांकि यह विधि केवल स्वस्थ बलवान लोगों में ही की जाती है और बहुत बीमार या कमजोर लोगों के लिए ये उचित नहीं है। पंचकर्म मानसिक कार्यों, पाचन प्रक्रिया और ऊतक चैनलों की बहाली और उपचार को बढ़ावा देता है। अब आइए हम सभी जानते हैं आयुर्वेदिक दवा के बारे में। आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो थोड़ा इसको भी समझते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं दुनिया की सबसे पुरानी दवाइयों की प्रणाली में से एक हैं। इनके उपयोग की शुरुआत भारत से हुई और हजारों वर्षों में ये धीरे धीरे पूरी दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब रहीं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों और प्रथाओं का उपयोग आधुनिक इलाज के साथ साथ सहायता के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियां, मालिश और विशेष आहार इत्यादि का, यानी कि जब आप बीमारी पर जाते हैं तो आपको आहार विहार भी समझाया जाता है, जो कि आयुर्वेदा की मुख्य जड़ है। आयुर्वेदिक दवा कैसे बनती है, ये भी सवाल आपके मन में आता होगा कि आयुर्वेदिक दवा कैसे बनाई जाती है या कैसे बनती है। तो आयुर्वेदिक दवाएं एक व्यक्ति की प्रकृति और आवश्यक चिकित्सकीय प्रभाव के अनुसार तैयार की जाती हैं। दवा बनाने वाले घटक प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त किए जाते हैं और बहुत सावधानी से तैयार किए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए सबसे पहले एक जड़ी बूटी के उस हिस्से को चुना जाता है जिसमें इसका औषधीय महत्व और शरीर पर इसके उपचारात्मक प्रभाव निहित होते हैं, यानी कि कौन सी बीमारी में कौन सा गुण, यानी कि कौन सी औषधि काम आएगी। जैसे कि स्किन पर कोई घाव है या इन्फेक्शन होने वाला है तो वहां पर नीम को यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है इस वजह से। तो ऐसे ही औषधि के प्रकृति को समझ करके और बीमारी को समझ करके ये औषधि तैयार की जाती है। इसके बाद इस हिस्से से दवाई बनाई जाती है। आयुर्वेदिक दवा गोली, पाउडर या तरल इत्यादि रूपों में आपको आसानी से मिल जाएगी। आप जाएंगे तो अब तो शॉप पर अलग अलग तरीके से आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध भी हैं। तो आयुर्वेदिक दवा कैसे कार्य करती है हमारी बॉडी पर, यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेदिक दवा आखिर हमारे शरीर पर कार्य कैसे करती है। तो आइए समझते हैं। आयुर्वेद में संपूर्ण स्वास्थ्य को शरीर, मन,
आत्मा और सामाजिक रूप से संतुलित जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तव में सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों, विचारों और सिद्धांतों में संतुलन और जुड़ाव की दो अवधारणाएं गूंजती हुई प्रतीत होती हैं। सभी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों की तरह आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच अपरिवर्तनीय संबंधों पर जोर देता है, यानी कि आपके शरीर, मन और आत्मा में परिवर्तन होने वाला नहीं, अपरिवर्तनीय संबंध होना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद में व्यक्ति की जुड़ाव या संबंधता की अवधारणा व्यक्तिगत न होकर के सार्वभौमिक मानी जाती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि आयुर्वेदिक दवाएं पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में दर्द को कम कर सकती हैं और उनके चलने फिरने की क्षमता में वृद्धि कर सकती हैं। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अध्ययन बहुत छोटे स्तर पर हुए हैं। आयुर्वेद के असर पर बहुत कम आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं। आयुर्वेदिक दवा कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा को लेने का खास नियम होता है, तो ये भी समझना बेहद जरूरी है। लोगों द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करने के तरीके उपयोगकर्ताओं की तरह अलग अलग होते हैं। कई लोग अपने पश्चिमी चिकित्सा उपचारों के पूरक या फिर सहायक के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, कुछ आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि ध्यान जैसी आयुर्वेदिक थेरेपी आधुनिक रसायन चिकित्सा के दुष्प्रभावों को कम करती है। कुछ लोग पुरानी बीमारी के दौरान शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए आयुर्वेद आधारित आहार नियम का उपयोग करते हैं, तो कुछ अधिक पौष्टिक भोजन लेने, ऊर्जा प्राप्त करने और वजन स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने के लक्ष्यों के साथ ही आयुर्वेदिक आहार का पालन करते हैं। पश्चिमी देशों में तो कई सारे लोग अधिक से अधिक समग्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आयुर्वेद की गैर चिकित्सा पद्धतियों को अपना रहे हैं। योग की बढ़ती लोकप्रियता इसका प्रमाण है और आज आप देख भी रहे हैं हमारे देश के टॉप आयुर्वेदाचार्य को। जी हाँ, आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के पीछे आपका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन किसी प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह और बताए गए तरीके से ही आपको उपचार लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की मेडिसिन होते हैं। अब समझना ये जरूरी है कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं के नुकसान भी होते हैं। किस स्थिति में और कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के, ये भी समझना जरूरी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्राचीन पद्धति ने स्पष्ट रूप से लाखों लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने में मदद की है। हालांकि किसी भी अन्य चिकित्सा प्रणाली की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी दुष्प्रभाव होने की संभावनाएं हैं। ये विशेष रूप से चिंता का विषय तब होता है जब थेरेपी का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, या फिर अनुचित तरीके से दुरुपयोग या उपयोग किया जाता है, या फिर किसी अयोग्य चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता है। इसलिए उपचार करवाते समय एक अच्छे प्रशिक्षित आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही आपको जाना चाहिए और उनके बताए नियमों के अनुसार ही आपको इलाज करना चाहिए। ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको शुगर है और आपको कोई उसमें मीठे फल खाने की सलाह दे दे, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। आयुर्वेदिक औषधि है लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कोई न कोई डिफेक्ट आ चुका है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आहार विहार को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यद्यपि आयुर्वेद जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करता है, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक दवा को लेने से पहले एक योग्य और अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना इसीलिए सबसे अच्छा होता है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक व्यक्ति की प्रकृति और रोग पैदा करने वाले दोषों जैसे कि अलग अलग कारकों को ध्यान में रखता है और इसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करता है दवाओं को। इसके बाद वह एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर उपचार के कोर्स की योजना बनाता है और देता है। क्यों? क्योंकि उनको ये पूरी समझ होती है कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है और कौन से आहार की, यानी कि कौन से औषधि का गुण या दुर्गुण क्या है। इसके बाद वो आपको ट्रीट करते हैं, इसीलिए ज़्यादा आप पर असर करता है वो। तो इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के बगैर दवाएं नहीं लेनी चाहिए। आयुर्वेद में परहेज क्या है, यानी कि आयुर्वेदा के परहेज क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। बढ़ते जीवन शैली संबंधी रोग खाद्य पदार्थों के गलत चुनाव का परिणाम है। चीनी और अंग्रेजी यानी कि एंग्लिकन खाद्य पदार्थ, जो कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थ होते हैं, आज पिज्जा बर्गर वगैरह आप जो समझते हैं, ये पश्चिमी खाद्य पदार्थ हैं। इनके सेवन करने की अंधी नकल आपको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आजकल चीनी और अंग्रेजी खाद्य पदार्थों की अधिक खपत के कारण युवाओं में पेट की समस्याओं में वृद्धि हुई है। आयुर्वेद आधारित आहार में
ताज़ा भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आयुर्वेद में सभी को शुद्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है। यह हमेशा शाकाहारी भोजन की आदतों का समर्थन करता है। खाद्य पदार्थों के सेवन पर आयुर्वेद के स्पष्ट नियम हैं। यह भोजन की आदतों की बहुत प्राचीन पारंपरिक शैली पर निर्भर करता है। इसमें वह सब कुछ है जो आप एक सर्वोत्तम आहार और औषधि संबंधी सुझाव में पसंद करेंगे। आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदा को समझेंगे, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेदिक आहार में स्वाद की भी प्रासंगिकता काफ़ी अधिक है। आयुर्वेद में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला जैसे 6 महत्वपूर्ण स्वाद बताए गए हैं। इन 6 स्वादों की भागीदारी के साथ आयुर्वेद आधारित आहार शरीर के वजन को कम करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेदिक आहार विशेष रूप से अग्नि के बारे में बात करता है। आयुर्वेद कहता है कि अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है और इसमें जीवन को बढ़ावा देने की शक्ति है। जीवन का मुख्य स्रोत अग्नि है। अग्नि को पाचन अग्नि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयुर्वेदिक भोजन अग्नि की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। सभी को भोजन की आदतों के बारे में सावधान रहना चाहिए और पाचन अग्नि को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि आयुर्वेद क्या है और इसके नियम क्या हैं, कैसे काम करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी और ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक शोधों के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जो जुड़ी हुई जानकारी है वो हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं और ये आपके पूरे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो इनको जान करके आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं, अपने घर के लोगों का, अपने जानने वालों का पोषण अच्छे से कर सकते हैं, मुश्किल समय में साथ सही से दे सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों से न घबरा करके आप खुद को फिट रख सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं और आपके जानने वाले लोग हैं, सब तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हाँ, अपना कीमती कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बताएंगे ना? प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी और अगला टॉपिक कौन सा आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।